द डीप डाइव में स्वागत है। ये एक ऐसी जगह है जहां हम रोजमर्रा की जानकारी के भारी भरकम बोझ को थोड़ा किनारे करते हैं। आज का विषय तो वाकई बहुत दिलचस्प है। बिजनेस फॉरकास्टिंग के लिए नॉलेज मैनेजमेंट। इसके अंदर जो इनसाइट्स हैं वे किसी भी बिजनेस को फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत रखती हैं। इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन ही ये डिकोड करना है कि कैसे डेटा और ज्ञान का सही तरीके से प्रबंधन करना किसी भी व्यापार के विकास को एक नई गति दे सकता है। हम ये समझेंगे कि कैसे सही जानकारी से भविष्यवाणियों को यानी फोरकास्टिंग को एकदम सटीक बनाया जा सकता है। आज के समय में अगर कोई भी ये समझना चाहता है कि दुनिया की सबसे सफल कंपनियां कैसे काम कर रही हैं या वो भविष्य की रणनीति कैसे तय कर रही हैं, तो ये चर्चा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नोट्स में सबसे पहले डेटा रिपोजिटरी की बात की गई है। अब इस भारी भरकम शब्द को सुनकर शायद लगे कि ये कोई बहुत बड़ी तकनीकी मशीन है, लेकिन इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही बिखरे हुए कमरे की कल्पना करना सबसे सही रहेगा, जहां सब कुछ बस अस्त व्यस्त पड़ा है। हाँ, एक ऐसा कमरा जहां कपड़े, किताबें, पुराने बिल और जरूरी कागजात सब एक साथ जमीन पर पड़े हैं। अगर उस कमरे में से अचानक किसी को अपना पासपोर्ट या कोई एक खास किताब ढूंढनी हो तो पसीने छूट जाएंगे। काफी मुश्किल काम है। बिल्कुल। व्यापार में भी असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बिल्कुल इसी बिखरे हुए कमरे की तरह होता है। हजारों ईमेल, कस्टमर के मैसेज, पीडीएफ फाइलें, सब कुछ बस सर्वर पर बिखरा पड़ा है। और यहीं पर डेटा रिपोजिटरी तारणहार बनकर आती है। ये उस बिखरे हुए कमरे में एक बहुत ही व्यवस्थित और लेबल लगी हुई अलमारी लगाने जैसा है। रिसर्च नोट्स में मुख्य रूप से सेल्सफोर्स जैसे सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट और सैप जैसे ईआरपी सिस्टम्स का जिक्र किया गया है। ये सिस्टम्स इस सारे संरचित और असंरचित डेटा को एक जगह एक सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जिससे डेटा तक पहुंचना आसान हो जाता है। बिल्कुल, और पूरे संगठन में एक रूपता बनी रहती है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि डेटा को सिर्फ एक जगह इकट्ठा करके छोड़ देना ही काफी नहीं है। मतलब अलमारी में रख देना ही अंतिम समाधान नहीं है। नहीं, गार्टनर का एक बहुत ही दिलचस्प डेटा इन नोट्स में शामिल है। ये बताता है कि जिन कंपनियों के पास मैच्योर डेटा गवर्नेंस होता है, यानी जो अपने डेटा को अनुशासित तरीके से मैनेज करती हैं, हाँ, उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सीधे सीधे 20% की वृद्धि होती है। रुको 20%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। किसी भी बड़े व्यापार के लिए जहां हजारों कर्मचारी काम कर रहे हों, वहां एफिशिएंसी में 20% का सुधार करोड़ों डॉलर बचा सकता है। इसका मतलब है कि लोग जानकारी ढूंढने में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस जानकारी का इस्तेमाल करके फैसले ले रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कंपनी के अंदर के डेटा की नहीं हो रही है। बाहरी दुनिया की जानकारी को भी सोने की खदान या गोल्ड माइन कहा गया है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरीज का बड़ा रोल बताया गया है। सही बात है। कोई भी कंपनी सिर्फ अपनी ही डेटा के कुएं में मेंढक बनकर नहीं रह सकती। उसे बाजार की हवा का रुख भी जानना होता है। इसीलिए जेस्टोर जैसे एकेडमिक जर्नल्स, मिंटेल जैसी मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स और तमाम सरकारी प्रकाशन इतने जरूरी हो जाते हैं। अगर हम इस बाहरी जानकारी के मूल्य को आंकड़ों के चश्मे से देखें तो ईसोमार के 2022 के आंकड़े बहुत कुछ बयां करते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं ये आंकड़े? इन आंकड़ों के अनुसार ग्लोबल मार्केट रिसर्च पर दुनिया भर की कंपनियों का खर्च 86 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। 86 बिलियन डॉलर! जरा सोचिए, ये रकम कई देशों की पूरी जीडीपी से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और ये 86 बिलियन डॉलर इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि आज के कॉर्पोरेट जगत में सही जानकारी और इनसाइट्स हासिल करना ही असली खजाना है। कंपनी अब हवा में तीर नहीं चलाना चाहती। उन्हें पक्का भरोसा चाहिए होता है। हाँ, वे ये बात अच्छी तरह समझती हैं कि बिना सटीक मार्केट रिसर्च के नया प्रोडक्ट लॉन्च करना अंधेरे में बिना हेडलाइट के गाड़ी चलाने जैसा है। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अब हमारे पास अलमारी में सजा हुआ कंपनी का अंदरूनी डेटा है और मिंटेक जैसी लाइब्रेरी से बाजार का बाहरी डेटा भी आ गया है। दोनों चीजें मौजूद हैं। लेकिन अलग-अलग जगह डेटा होने से कोई जादू नहीं होने वाला। इस डेटा को आपस में बात करनी होगी और इसके लिए भारी भरकम शब्द इस्तेमाल किए गए हैं, एपीआई और ईटीएल प्रक्रियाएं। लेकिन इनका काम बहुत सीधा है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो एपीआई को एक रेस्तरां के वेटर की तरह माना जा सकता है। मान लीजिए ग्राहक टेबल पर बैठा है। ये ग्राहक हमारा एक सॉफ्टवेयर है और किचन में खाना बन रहा है जो कि हमारा डेटाबेस है। अब ग्राहक सीधे किचन में तो नहीं जाता, वेटर उसका ऑर्डर लेता है, किचन में जाता है और मनपसंद खाना टेबल पर ले आता है। एपीआई बिल्कुल यही काम करता है।
वो अलग-अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के बीच जानकारी का आदान प्रदान करता है। क्या बात है, ये वेटर वाला उदाहरण बहुत ही शानदार है, एकदम साफ हो गया। और ये ETL क्या है? ETL का फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लूड। इसे उसी रेस्तरों के किचन में खाना पकाने से पहले की तैयारी समझ सकते हैं, मतलब सब्जियां काटना और सब। हाँ, जैसे सब्जियां बाजार से आती हैं, ये हो गया डेटा एक्सट्रैक्ट करना। फिर उन्हें धोया और काटा जाता है ताकि वे पकाने लायक बन सकें। ये हुआ डेटा ट्रांसफॉर्म करना। और अंत में उन्हें बर्तन में डाल दिया जाता है, यानी डेटा लोड करना। ETL कच्चे और अस्त-व्यस्त डेटा को साफ करके इस लायक बनाता है कि उसका विश्लेषण किया जा सके। अब समझ आया, मतलब जब ग्राहक का पुराना डेटा और बाजार में चल रहे नए ट्रेंड्स की जानकारी आपस में जुड़ती है, तभी असली तस्वीर सामने आती है। और इसके नतीजे कितने शानदार हो सकते हैं, ये मैकिन्सी के एक स्टडी से पता चलता है। स्टडी कहती है कि इंटीग्रेटेड डेटा स्ट्रैटेजी अपनाने के कारण कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन में 25% तक का सुधार होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे सिर्फ ज्यादा माल नहीं बेच रहे होते, वे बर्बादी रोक रहे होते हैं। जब जानकारी के अलग-अलग स्रोत एक साथ मिलकर पूरी कहानी बताते हैं तो फैसले सटीक होते हैं। रिसर्च में 3 तरह की फोरकास्टिंग या भविष्यवाणियों पर जोर दिया गया है। पहला है सेल्स फोरकास्टिंग, जो पुराने ऐतिहासिक डेटा और मौजूदा मार्केट ट्रेंड्स पर आधारित होता है। दूसरा है डिमांड फोरकास्टिंग, जो भविष्य में उत्पाद की मांग का अनुमान लगाता है। इससे इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज होती होगी। एकदम, यानी गोदाम में न तो बहुत ज्यादा सामान सड़ रहा होता है और ना ही ऐसा होता है कि ग्राहक सामान मांगे और शेल्फ खाली मिले। और तीसरा है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, जिसमें बाजार की स्थिति देखकर भविष्य के वित्तीय प्रदर्शन का खाका खींचा जाता है। डिमांड फोरकास्टिंग का एक बहुत ही दिलचस्प और व्यावहारिक उदाहरण वॉलमार्ट का दिया गया है। वॉलमार्ट प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का इस्तेमाल करता है। वे सिर्फ ये नहीं देखते कि पिछले मंगलवार को क्या बिका था, वे बहुत सारे अलग-अलग कारकों का विश्लेषण करते हैं ताकि ये जान सकें कि आने वाले हफ्ते में ग्राहकों को किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। वे मौसम के पूर्वानुमान, स्थानीय त्योहारों और यहाँ तक कि आसपास होने वाले बड़े इवेंट्स के डेटा को भी अपने सिस्टम में डालते हैं। मतलब अगर कहीं बारिश होने वाली है तो उनका सिस्टम इंसानी मैनेजर के बिना ही छतरियों और रेनकोट की सप्लाई उस इलाके में बढ़ा देगा। ये कमाल की तकनीक है। इससे उनका सप्लाई चेन मैनेजमेंट इतना मजबूत हो जाता है कि बर्बादी लगभग खत्म हो जाती है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? व्यापारिक परिदृश्य में इसका सीधा मतलब है कि कंपनियां सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रही हैं, वे भविष्य के लिए पहले से तैयार हैं। डेटा से मार्केट एनालिसिस करने में मदद मिलती है और ये पता चलता है कि किस नए बाजार में पैसा लगाना सुरक्षित है। इसके अलावा एक बहुत ही रोचक टर्म नोट्स में है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। हाँ, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। इसका सीधा सा अर्थ है अपने प्रतिस्पर्धियों की हर चाल पर नजर रखना। पर क्या ये जासूसी नहीं है? नहीं, ये बाजार में मौजूद पब्लिक डेटा का सही विश्लेषण है। फ्रॉस्ट एंड सुलिवन का एक आंकड़ा इस बात को पुख्ता करता है। क्या है वो आंकड़ा? जो कंपनियां कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का सही उपयोग करती हैं, उनके रेवेन्यू में 10% की वृद्धि देखी जाती है। अच्छा, ये साबित करता है कि बाजार में सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पर फोकस करना काफी नहीं है, पड़ोसी क्या कर रहा है ये जानना भी कमाई बढ़ाता है। लेकिन ये सब कोई जादू की छड़ी घुमाने से तो नहीं होता होगा। इसके पीछे कुछ बेहद आधुनिक तकनीकें काम करती हैं। सबसे पहले डेटा माइनिंग की बात करते हैं। हाँ, डेटा माइनिंग के लिए रैपिड माइनर और नाइमे जैसे टूल्स का जिक्र है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा पहाड़ है डेटा का, और ये टूल्स उस पहाड़ में खुदाई करके सोने के छोटे छोटे टुकड़े खोज निकालते हैं, जिनको हम पैटर्न कहते हैं। हाँ, जो शायद इंसानी आंखों को कभी न दिखें। और जब वो पैटर्न मिल जाते हैं, तब बारी आती है मशीन लर्निंग की। मशीन लर्निंग के जरिए ऐसे प्रिडिक्टिव मॉडल्स बनाए जाते हैं जो भविष्य का अनुमान लगा सकें। जैसे पाइथन के साइकिट लर्न का उदाहरण दिया गया है। बिल्कुल, यह कंप्यूटर को पुराने डेटा से सीखने और नए डेटा पर भविष्यवाणी करने की क्षमता देता है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा जो चीज मुझे प्रभावित करती है वो है NLP, यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये तो ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर्स अब इंसानों की भाषा और उनके जज्बातों को पढ़ने लगा है। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। NLP अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट से इंसाइट्स निकालती है। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है सेंटिमेंट एनालिसिस, भावनाओं को समझना। हाँ, सेंटिमेंट एनालिसिस को ऐसे समझें कि ये एक डिजिटल रोबोट है जो हजारों लाखों कस्टमर रिव्यूज, सोशल मीडिया पोस्ट्स और ईमेल्स को मिनटों में पढ़ सकता है। और वो भी बिना थके। बिल्कुल, और सिर्फ पढ़ता नहीं है, ये बता सकता है कि लोग किसी ब्रांड को लेकर गुस्से में हैं, बहुत खुश हैं या बस बोर हो गए हैं।
वो भी बिना किसी इंसान के एक कमेंट को पढ़े। मतलब लाखों ग्राहकों के मूड को एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। सच कहूं तो सबसे दिलचस्प बात यहाँ आती है जब हम इस पूरी थ्योरी को एक असल जिंदगी की सफलता की कहानी से जोड़ते हैं। नेटफ्लिक्स की केस स्टडी। हाँ, नेटफ्लिक्स का उदाहरण बहुत ही आंखें खोलने वाला है। 2023 की पहली तिमाही तक नेटफ्लिक्स के पास 232.5 मिलियन यानी 23 करोड़ 25 लाख से अधिक ग्लोबल सब्सक्राइबर्स थे। ये संख्या बहुत विशाल है। इतने बड़े स्तर पर पूरी दुनिया में काम करना, अलग-अलग भाषाओं और संस्कृतियों के लोगों को एक ही मंच पर बांधे रखना, ये सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं हो सकता। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो नेटफ्लिक्स की रणनीति पूरी तरह से डेटा और नॉलेज मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। उन्होंने मनोरंजन के बिजनेस को कला के साथ साथ एक विज्ञान बना दिया है। इसके पीछे उनकी क्या रणनीति है? उनकी सफलता के मुख्य रूप से 3 स्तंभ हैं। पहला है उनका कंटेंट इन्वेस्टमेंट। नेटफ्लिक्स हर साल ओरिजिनल शोज और फिल्मों पर अरबों डॉलर्स खर्च करता है। लेकिन ये खर्च अंदाजे पर नहीं होता होगा? बिल्कुल नहीं। ये किसी डायरेक्टर की गट फीलिंग पर नहीं होता। वे प्रिडिक्टिव मॉडल्स का उपयोग करते हैं ये तय करने के लिए कि किस तरह की कहानी, कौन से एक्टर्स और किस जॉनरा को उनके दर्शक सबसे ज्यादा पसंद करेंगे। इससे तो उनका रिस्क बहुत कम हो जाता होगा। हाँ, वे अपना जोखिम काफी कम कर लेते हैं। और उनका दूसरा महत्वपूर्ण कदम है व्यूइंग हैबिट्स को ट्रैक करना। मतलब दर्शकों की देखने की आदतों को बारीकी से समझना। अब तक टीवी की दुनिया में सिर्फ ये पता होता था कि कोई शो देखा जा रहा है या नहीं, यानी टीआरपी। लेकिन नेटफ्लिक्स तो ये भी ट्रैक करता है कि लोग कब देख रहे हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं या टीवी पर, किस सीन को वे रिवाइंड करके दोबारा देख रहे हैं, और किस एपिसोड के किस मिनट पर वे बोर होकर शो को बंद कर देते हैं। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर किसी एक खास सीन पर लाखों लोग वीडियो पॉज कर रहे हैं या रिवाइंड कर रहे हैं तो क्रिएटर्स को ये सीधा फीडबैक मिल जाता है कि वो सीन या तो बहुत कंफ्यूज करने वाला था या फिर बहुत ही शानदार था। एकदम सही। और फिर आता है नेटफ्लिक्स का तीसरा और शायद सबसे धारदार हथियार, उनका रिकमेंडेशन इंजन। ये वही एल्गोरिदम है ना जो हमें सुझाव देता है। हाँ, जो दर्शकों की पुरानी वॉच हिस्ट्री, उनकी रेटिंग्स और हर एक क्लिक का विश्लेषण करके नया कंटेंट सुझाता है। रिसर्च में जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य दिया गया है वो ये है कि नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला 80% कंटेंट सीधे उनके सुझावों से आता है। रुकिए, 80%? जी हाँ, 80%। सच कहूं तो ये आंकड़ा थोड़ा डरावना भी लगता है। इसका मतलब है कि लोग ऐप खोलकर अपनी पसंद से कुछ सर्च ही नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो बस होम पेज से ही चुन लेते हैं। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी पसंद की फिल्म देख रहे हैं, लेकिन असल में 10 में से 8 बार वो एल्गोरिदम हमें बता रहा है कि हमें क्या देखना चाहिए। ये एक बहुत ही गहरा ऑब्जर्वेशन है। क्या हम सच में चुन रहे हैं या सिर्फ वही देख रहे हैं जो डेटा हमें दिखाना चाहता है? व्यापारिक नजरिया से यही नेटफ्लिक्स की सबसे बड़ी जीत है। इसे एक वर्चुअस साइकिल या सकारात्मक चक्र कहते हैं। वो कैसे काम करता है? उनके पास जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही ज्यादा डेटा मिलेगा। उस डेटा से उनके प्रिडिक्टिव मॉडल और भी ज्यादा सटीक होंगे। और सटीक मॉडल का मतलब है बेहतर सुझाव? बिल्कुल, बेहतर शोज और बेहतर सुझाव, जिससे लोग ऐप पर ज्यादा समय बिताएंगे और फिर नए सब्सक्राइबर्स आएंगे। ये एक ऐसी मशीन है जो खुद को लगातार बेहतर बना रही है। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जहां इतना सारा डेटा है, इतने सारे एल्गोरिदम्स हैं, वहां कुछ गंभीर चुनौतियां भी तो होंगी। कोई भी सिस्टम पूरी तरह से परफेक्ट तो नहीं हो सकता। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या ये पूरी डेटा संचालित दुनिया इतनी ही सुरक्षित और आसान है जितनी कागज पर दिखती है? मुझे तो लगता है जवाब नहीं में होगा। बिल्कुल नहीं। नोट्स में डेटा प्रबंधन से जुड़ी 3 बहुत बड़ी और वास्तविक चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहली और बुनियादी चुनौती है डेटा क्वालिटी। कंप्यूटर की दुनिया में एक पुरानी कहावत है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यानी अगर सिस्टम में कचरा डाला जाएगा तो नतीजे में कचरा ही बाहर आएगा। बिल्कुल। अगर डेटा सटीक नहीं है, पुराना है या उसमें निरंतरता नहीं है तो उस पर आधारित कोई भी प्रिडिक्टिव मॉडल गलत भविष्यवाणी करेगा, जिससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। करोड़ का नुकसान। दूसरी बड़ी चुनौती जिसका जिक्र है वो है डेटा सिक्योरिटी। आज के समय में जब साइबर हमले रोजमर्रा की बात हो गई हैं, तब कंपनियों के पास मौजूद ये डेटा किसी खजाने से कम नहीं है। और इस संवेदनशील डेटा को हैकर से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई है। और इसी से सीधे तौर पर जुड़ी है तीसरी चुनौती, डेटा प्राइवेसी की। डेटा प्राइवेसी आज के दौर का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। दुनिया भर में सरकारों ने आम लोगों के डेटा को बचाने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। जैसे यूरोप में GDPR और कैलिफोर्निया में CCPA। एकदम सही।
इसे ऐसे समझें कि ये कानून डिजिटल दुनिया के बहुत ही सख्त बाउंसर हैं। अगर कोई कंपनी किसी ग्राहक की निजी जानकारी जैसे बैंक डिटेल्स, पसंद नापसंद या उसके पते की सुरक्षा में लापरवाही बरतती है, तो ये बाउंसर उन्हें बख्शते नहीं हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों पर इतने भारी जुर्माने लगाए जाते हैं कि कई बार उन्हें दिवालिया होने तक की नौबत आ जाती है। तो फिर इन सब खतरों और चुनौतियों का समाधान क्या है? क्या कंपनियों को डेटा का इस्तेमाल करना ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, समाधान पीछे हटना नहीं है, बल्कि सुरक्षा चक्र को मजबूत करना है। वो कैसे किया जा सकता है? कि केवल सॉफ्टवेयर खरीद लेना काफी नहीं है। कंपनियों को तकनीकी सुरक्षा के साथ साथ एम्प्लॉय ट्रेनिंग पर बहुत जोर देना होगा। हाँ, क्योंकि इंसान से ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। बिल्कुल। अक्सर सबसे बड़े डेटा लीक किसी हैकर की वजह से नहीं, बल्कि किसी कर्मचारी की छोटी सी लापरवाही की वजह से होते हैं। इसके साथ ही एक व्यापक डेटा गवर्नेंस पॉलिसी बनानी होगी और सिस्टम का नियमित ऑडिट करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल अधिकृत लोगों की ही संवेदनशील डेटा तक पहुंच हो। सही बात है। तो इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटते हुए अगर हम मुख्य निष्कर्षों पर गौर करें तो एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि डेटा आज के युग में कितनी बड़ी ताकत है। हाँ, आज के युग में डेटा महज कुछ कंप्यूटर फाइल्स नहीं है। ये किसी भी अन्य भौतिक संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान है। नॉलेज मैनेजमेंट और डेटा के आधार पर फैसले लेने की कला सिर्फ रोजमर्रा के काम को आसान नहीं बनाती, बल्कि यह कंपनियों के भीतर इनोवेशन को भी जन्म देती है। ऑपरेशंस को तेज और सस्ता बनाती है और बाजार में एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त दिलाती है जो उन्हें बाकी भीड़ से अलग खड़ा करती है। यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि ये पूरी प्रक्रिया केवल दुनिया की कुछ चुनिंदा अरबों डॉलर वाली कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जो भविष्य का व्यापार समझना चाहता है। चाहे कोई नया स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहा हो, किसी कंपनी में मैनेजमेंट की भूमिका में हो, या बस बाजार के बदलते ट्रेंड्स को देखकर दुनिया की चाल समझना चाहता हो। डेटा मैनेजमेंट और सटीक फोरकास्टिंग के ये मूलभूत सिद्धांत हर जगह हर स्तर पर लागू होते हैं। एकदम। इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने और इस जटिल लेकिन बेहद रोमांचक विषय की परतों को खोलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे ही ज्ञानवर्धक और सोच विचार को प्रेरित करने वाले विषयों पर चर्चा करते रहेंगे।